हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यूनिट का चैप्टर नंबर 4 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको पढ़ना मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर आपको चारों तरफ से अलग अलग सोर्सेज से उल्टी सीधी बातें, अफवाहें टाइप की सुनने को मिलती होंगी। तो इसीलिए आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी में अलग से ये चैप्टर रखा गया है कि सुनी हुई बातों पे विश्वास करने के बजाय आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में साइंटिफिकली साउंड बातें पता हो, सच पता हो, और किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो तो एक सही डिसीजन ले पाओ और खुद भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह पाओ। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिकली जानते ही हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग्स। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? तो अगर आप लिटरली इसका मीनिंग देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमको यही समझ आता है कि यार जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी हिस्से अपना अपना काम कर रहे हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. अब human beings के केस में reproduction से related सिर्फ physical aspect ही नहीं है कि भाई organs सब सही काम कर रहे हैं, हाँ gametes produce हो रहे हैं और person fertile है, reproduce कर सकता है, तो समझ लो reproductively healthy है। ह्यूमन बींग्स के केस में इसका इमोशनल, सोशल और न जाने कितने एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन तो नेचर में सभी ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को इस तरह से अपनी सारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी कि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। दूसरी चीज़ इसका इमोशनल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दो लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, आपस में बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं, तभी जाके रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स के केस में। तो इसीलिए ये सभी इंटरैक्शंस जो हो रही हैं, और सिर्फ डायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वही नहीं जो कि सिर्फ एक बच्चे का बर्थ हो रहा है उससे रिलेटेड हो, बल्कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड और भी कई सारे एस्पेक्ट्स जब नॉर्मल रहेंगे तो ऐसे पर्सन को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं। सिर्फ जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसी को रेफर नहीं करती है। सो इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल हो। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken to achieve it? यही हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं और किस तरह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. तो इंडिया बहुत दिनों से इस टॉपिक पे सोच रहा है कि हमारे पास काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इस पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। These programs, called family planning, were initiated in 1951 and they were periodically assessed over the past decades. तो आज़ादी के बाद काफ़ी जल्दी ही फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट कर दिए गए थे, क्योंकि हमको मालूम था कि हमारी आबादी अभी जितनी है उतनी तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगी, अगर हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ ही समय में आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि सबके लिए हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम इंडिया में काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि एनकरेज करते हैं स्मॉलर फैमिलीज़ को। Improved programs covering wider reproduction-related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care, जिसको शॉर्ट में हम RCH प्रोग्राम कहते हैं। Creating awareness among people about various reproduction-related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction-related aspects. अब सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक ओपन माइंड रखें, क्योंकि सबको किसी ना किसी सोर्स से इस बारे में नॉलेज तो मिली होती है, चाहे वो अपने पीयर्स से ही मिली हो या किसी रिश्तेदार से, हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नॉलेज सही हो। इसीलिए आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर बायोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, एनसीईआरटी बुक में पढ़ाए जाते हैं कि अगर गलती से भी किसी ने कोई उल्टी सीधी बात जो कि पूरी तरह से सच नहीं है आपको बता दी हो, तो आप उसमें उलझे ना रह जाओ और आपको असल में ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो सच है वो मालूम हो, ताकि आप अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में भी ले सको।
तो गवर्नमेंट ने भी यही करने की कोशिश की कि सबसे पहले पब्लिक में जब अवेयरनेस होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तभी तो ये इम्प्रूव हो सकती है। तो इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया को यूज़ किया गया। इसमें NGOs भी इन्वॉल्व थे और हमारी गवर्नमेंट भी। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in dissemination of the above information. अब इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चारों तरफ से मिलती है और हमारे पेरेंट्स का, एल्डर्स का ये रोल बनता है कि वो इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएं और इंश्योर करें कि उल्टी सीधी बातें कोई हमें ना बता रहा हो। Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex-related aspects. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases जैसे कि AIDS वगैरह would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care यानी birth के बाद जो child और mother की care होती है of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. तो हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का वैसे तो ओवरऑल गोल ये था कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इम्प्रूव हो एज अ सोसाइटी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि हमारी फैमिलीज़ का साइज़ छोटा हो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से ग्रो ना करे, ये भी फैमिली प्लानिंग का एक मेन गोल था। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse, sex-related crimes needs to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. तो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से एग प्रोड्यूस कर पाए और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एक एम्ब्रियो बन रहा है, एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में सभी को बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए ताकि किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना हमको आ सके। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. अब जिस तरह से गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रोफेशनल्स की और पैसे की ज़रूरत है। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization, etc. are some of the programs that merit mention in this connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders जैसे Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia and determine the survivability of the fetus. तो amniocentesis में क्या होता था? ये एक ऐसा टेस्ट होता था जिसमें बेबी को सराउंड करने वाला जो amniotic fluid होता है उसको लेके उसमें अगर बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती थी। लेकिन लोग क्या चेक करने लगे? लोग इसको यूज़ करने लगे बेबी का जेंडर चेक करवाने के लिए एंड दिस रिजल्टेड इन फीमेल फीटिसाइड्स, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लड़का चाहिए होता है, तो जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं वही फीमेल फीटिसाइड है और एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट करवाने के बाद लोग फीमेल फीटिसाइड करवाते थे। तो इसीलिए इस टेस्ट को बैन कर दिया गया है। अब इस तरह की डायग्नोसिस हो ही नहीं सकती, डॉक्टर आपको बता ही नहीं सकता कि आपके लड़का होने वाला है या लड़की, क्योंकि ये टेस्ट बैंड है। तो गवर्नमेंट के लिए हुए ये स्टेप्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव तो करते ही करते हैं। और अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई ऐसी प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होने के बजाय और घट रही है, कम हो रही है, तो ये भी इस तरह के रूल्स लाके गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and improve upon the existing ones. सहेली नाम की एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए डेवलप की गई थी CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एट लखनऊ।
better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of sexually transmitted diseases, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। तो अब जो भी इनिशिएटिव्स अपनी गवर्नमेंट ने लिए हैं ओवर द ईयर्स, इससे कुछ इंप्रूवमेंट्स तो आए हैं। जो भी एरियाज अभी हमने लिस्ट किए इन सभी में, तो इससे हमें पता लगता है कि इन इनिशिएटिव्स को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इन्हें लेना बिल्कुल सही डिसीजन था, इनको स्टार्ट करना सही डिसीजन था और इनको सस्टेन करना चाहिए ताकि एज अ सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और भी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि हाँ, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें उतनी अवेयरनेस नहीं है और अभी भी कई सारी इस तरह की फीमेल फीटिसाइड जैसी प्रैक्टिसेस प्रेवेलेंट हैं। तो हमें हमारा गोल ये रहना चाहिए कि हमारी कंट्री में जब तक सब में फुल अवेयरनेस नहीं हो जाती और कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी हरकत ना हो, तब तक इस तरह के प्रोग्राम्स चालू रहने चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बाकी सारे प्रॉब्लम्स एक तरफ और पॉपुलेशन की जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है वो एक तरफ, तो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम करना हमारे लिए इस समय पर टॉप प्रायोरिटी है। और इसी के बारे में अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। In the last century, an all-round development in various fields has significantly improved the quality of life of people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. Medical facilities better मिल रही हैं, living conditions better मिल रही हैं लोगों को, तो as a result जो death rate है वो तो कम हो गया है, infant और maternal mortality rate कम हो गया है और पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा हो रही है क्योंकि बर्थ्स तो कम नहीं हुए, फर्टिलिटी तो अभी भी है। बर्थ्स की वजह से नए लोग तो पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, लेकिन जितने लोग पॉपुलेशन से हट जाते थे डेथ रेट की वजह से, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह से, वो अब नहीं हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर हो गई है, लोग छोटी मोटी डिजीज़ की वजह से मरते नहीं हैं क्योंकि उन सब का क्योर आने लगा है। तो ओवरऑल इसकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर आप देखें, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900। सन 1900 में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़ समझ के चलो। लेकिन अब 2000 सन में जब हमने देखा तो ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो चुकी थी। तो सोचो, सन 1900 में पॉपुलेशन 200 करोड़ और जब हमने सन 2000 में 100 वर्ष बाद देखा तो पॉपुलेशन हो चुकी थी 600 करोड़, यानी 3 गुनी। अब इस तरह से अगर हर 100 साल पे पॉपुलेशन 3 गुनी होती चली जाएगी तब तो अर्थ पे ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन रेस का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बींग्स तो 10,000 12,000 साल से सिविलाइजेशन बना के रह रहे हैं, लेकिन अगर हर 100 साल में इसी तरह से पॉपुलेशन 3 गुनी होती चली जाती तो अभी तक तो ह्यूमन रेस पूरी वाइप आउट हो चुकी होती। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की भी कोई हद है जिसको अर्थ सस्टेन कर सकती है, जिसको सस्टेन करने के लिए, जिन लोगों को फूड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं। तो देखो, 1900 से और 2000 तक पॉपुलेशन 3 गुनी हो गई, 200 से 600 करोड़ हो गई और यहीं जब 10-11 साल बाद हमने 2011 में देखा तो ये 720 करोड़ हो चुकी थी, 7.2 बिलियन। A similar trend was observed in India too. इंडिया के लेवल पे अगर आप देखो, our population was approximately 350 million at the time of our independence. 35 करोड़ लोग थे अपने देश में, but it reached close to the billion mark. करीब 100 करोड़ हो चुकी थी सन 2000 तक और 1.2 बिलियन क्रॉस हो चुकी थी 120 करोड़ मई 2011 में. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as increase in the number of people in reproducible age are probable reasons for this. Through our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. अब population growth rate को हमने थोड़ा कम तो कर पाया जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे उसकी वजह से, लेकिन पॉपुलेशन हो ही इतनी बड़ी चुकी है कि अब वो एक छोटे ग्रोथ रेट से भी अगर ग्रो करेगी तो कुछ ही समय में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी। द डिक्रीज इन ग्रोथ रेट जो कि हम इन प्रोग्राम्स की वजह से ला पाए थे, ये बहुत ज़्यादा नहीं था, मार्जिनल था। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. 2% से भी कम था, यानी 20 individuals per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter and clothing. अगर growth rate ऐसे ही बना रहा, population पहले से ही इतनी है, इस growth rate से वो increase करेगी तो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों के लिए सामान ही नहीं होगा, resources ही नहीं होंगी कि सारे लोग उनको आपस में share कर पाएं। तो हर चीज़ की scarcity, हर चीज़ की कमी होने लगेगी। So, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas, they will be scarce.
Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome the problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. Contraceptive methods के बारे में, birth control के बारे में और smaller families के बारे में लोगों में जब awareness होगी तो इससे population का growth rate तो कम होगा ही होगा. We have seen advertisements in the media as well as posters and bills showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, we two are two. तो ये कैची सा स्लोगन है, जब हम सुनते हैं तो थोड़ा फनी सा भी लगता है. और यही गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि भाई इसी तरह की कोई चीज़ जो कि एकदम से पॉपुलर हो जाए, जो कि लोगों के दिमाग में क्लिक कर जाए, अगर कोई उसको एक बार देखे तो ध्यान में रहे, ऐसी ही चीज़ों के थ्रू अवेयरनेस गवर्नमेंट ने फैलाने की कोशिश की, इस तरह के कैंपेन्स चलाए. Many couples, the young urban working ones, have even adopted a one-child norm. Statutory raising of marriageable age of female to 18 years and that of males to 21 years. हमारे यहाँ शादी के लिए मिनिमम एज 18 साल फीमेल्स की और 21 साल मेल्स की रखी गई थी ताकि चाइल्ड मैरिज की वजह से फर्टिलिटी फर्दर इंक्रीज ना हो. और अब फीमेल्स की भी एज 18 नहीं बल्कि 21 ही कर दी गई है. हालांकि हमारी एनसीईआरटी बुक में 18 लिखा है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे क्योंकि ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है. Incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्टिलिटी रेट को कम लाने के लिए हमें इंश्योर करना है कि फैमिलीज छोटी रहें एंड एवरी कॉपुलेशन, एवरी कोइटस कैन नॉट रिजल्ट इन अ प्रेगनेंसी. अब गेस्टेशन पीरियड तो एक ह्यूमन फीमेल का 9 मंथ्स है, लेकिन एवरी 9 मंथ्स अगर एक चाइल्ड का बर्थ होगा, एवरी 9 मंथ्स अगर एक नया इंडिविजुअल ऐड हो जाएगा पॉपुलेशन में, तो ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी हो जाएगी. इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हर कॉपुलेशन, हर कोइटस, हर बार जो सेक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो प्रेगनेंसी में या कॉन्सेप्शन में रिजल्ट नहीं करे और फैमिलीज़ का साइज़ छोटा छोटा रहे ताकि सबके लिए रिसोर्सेज बराबर रहें और हमारी पॉपुलेशन उतनी ही हो जितनी कि देश में रह सकती है चैन से और आपस में आराम से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े. तो इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना, सबको बर्थ कंट्रोल के बारे में पता होना तो बहुत ज़रूरी है. और बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अगर हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल एक ही बात है. ये ऐसे मेथड होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कपल यूज़ कर रहा है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए या डिले करने के लिए. कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी अगेन एक ही बात है. तो आप बर्थ कंट्रोल बोलो या कॉन्ट्रासेप्शन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. आप कॉन्सेप्शन बोलो या प्रेगनेंसी बोलो, अगेन इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी चीज़ जो यूज़ की जा रही है वो बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है. एंड एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली. कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में. ऑब्वियसली यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. अगर उसको यूज़ करना आसान नहीं है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. ईजिली अवेलेबल होना चाहिए. अगर उसको एक्सेस करना ही मुश्किल है, अगर आसानी से मिलता ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होता है, तो अगेन लोग उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे. इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिवर्सेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक कपल को अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अभी कॉन्सेप्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो टर्मिनेट करना चाहते हैं. एक टर्मिनल मेथड के रूप में हमारे पास एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होना चाहिए. वो जब हटा दिया जाए, जब उसको यूज़ करना बंद कर दिया जाए, तो फिर नॉर्मल फर्टिलिटी आ जाए और अगर कपल प्रेगनेंसी चाहता है, कॉन्सेप्शन चाहता है, तो वो कंसीव भी कर सकें. ये भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. रिवर्सिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बर्थ कंट्रोल किया तो हमेशा के लिए ही हो गया. और दूसरी चीज़, साइड इफेक्ट या तो नहीं हो या कम से कम हो, मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए. तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होती हैं. And it also should in no way interfere with the sexual drive or desire or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which can be broadly grouped into some categories. हम जिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, बर्थ कंट्रोल के जिन मेथड्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है. सबसे हमारे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं. इसके बाद बैरियर्स, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स. हम बारी बारी से इन डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. तो चलो अगली बार बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करेंगे. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.